आज स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। लेकिन हर रोज की तरह चर्चा की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ट्रंप की सनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड के मैप पर अमेरिका के कब्जे की तस्वीर शेयर करके दुनिया के कई देशों में खलबली मचा दी है। वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ किया है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। तो क्या ट्रंप करेंगे कोई बड़ा तमाशा? क्या पूरी होगी उनकी आशा? चर्चा की शुरुआत इसी के साथ। तो दरअसल हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया, जो उनकी साइट है ट्रुथ सोशल, उस पर एक नक्शा शेयर किया है जिसमें वो यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ हैं। और यहां पर उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। बोर्ड पर बने नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला शामिल हैं। ऐसी प्रतीकात्मक तस्वीर उन्होंने पेश की है। नक्शे में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। और इसके बाद से लगातार गर्मा गर्मी का माहौल जारी है। हालांकि यूरोपीय देश बार बार यही कह रहे हैं कि उनका देश बिकाऊ नहीं है, उनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू के यूरोपियन अफेयर्स स्पेशलिस्ट सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। प्रोफेसर गुलशन, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और एक जो तरीका रहा है अमूमन डोनाल्ड ट्रंप का कि वो किसी चीज में बड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, वो किसी चीज में साइकोलॉजिकली जो है वो डोमिनेंस इस तरह का दिखाते हैं जिससे बार बार जिस तरह का नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं में रहे और एक प्रेशर भी क्रिएट हो। इसके अभी फिलहाल शुरुआती मायने आप क्या देख रहे हैं? अंडर करंट आपको क्या महसूस हो रहा है? नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल दबाव बना रहे हैं यूरोप के ऊपर कि किसी तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के मैं इसको खरीदना चाहता हूं। और आप इसको आपके आपने इसकी कोई खास इसकी जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि उनका ये मानना है, हालांकि उसमें बहुत से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते हुए ये भी आशा जताई जा रही है कि यहाँ से काफी बाद में खनिज पदार्थ भी निकल सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में कोई ज्यादा बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने यही कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आर्कटिक का जो इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पे चीन और रूस, वरना अगर हम यहाँ पे कब्जा नहीं करेंगे, ये भारत अगर अमेरिका का हिस्सा नहीं बनता है तो वो देश जो है यहाँ पे अपना इसका प्रभाव बनाएंगे। और ग्रीनलैंड ने और इस इनफैक्ट डेनमार्क ने इसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ओवरऑल हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके दिक्कत ये है कि क्योंकि ये एक प्रभुसत्ता संपन्न देश जो है वो डेनमार्क है, उसी का एक स्वायत्त इलाका है। और डेनमार्क क्योंकि वो यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है, नेटो का भी हिस्सा है, तो अगर उनका ये मानना है कि अगर किसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी सुरक्षा का अंदर बढ़ावा करना चाहते हैं तो पहले उनके साथ वहाँ पे समझौता हुआ है, तो उसमें अगर आप किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये इसको अंदर अपने लेना चाहते हैं और इसके चलते जो है बहुत ही गंभीर स्थिति जो है यूरोप की जो संबंध है वो अमेरिका के साथ उसमें बन चुकी है। क्योंकि अब इसके मतलब ये है, क्योंकि अब उन्होंने नए टैरिफ का ऐलान जो किया है कि अगर आप नहीं हमको बेच दें तो 1 फरवरी से 10% और टैरिफ लगा दिए जाएंगे कुछ देशों के ऊपर, और बाद में उसको बढ़ा के 25% भी कर देंगे हम। तो अभी क्योंकि यूरोपीय संघ ने कुछ हफ्ते पहले जो समझौता किया था ट्रेड का, वो अभी तक यूरोपियन पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो वहां पे उसको अभी रुकावट, वहां की जितने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है कि हम उसको अभी जब तक नए टैरिफ इन्होंने लगा दिए हैं तो हम उसको वो नहीं करेंगे। तो वो भी एक तरीके से खटाई में पड़ गया है।
अब क्योंकि जो दोनों देश क्योंकि नाटो के भी हिस्सा हैं, तो नाटो का तो एक आर्टिकल 5 है कि अगर उसके किसी एक सदस्य के ऊपर भी कोई हमला कहीं से होता है, सुरक्षा में सेंध लगती है, तो सारे नाटो के जो देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो नाटो का ही एक देश जो है वही नाटो के दूसरे देश के जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो ट्रांस प्रोफेसर अटलांटिक सचदेवा जो संबंध है, प्रोफेसर यूरोप के सचदेवा संबंध। एक चीज और मैं मतलब एक जिज्ञासा जो मन में आ रही है और वो शायद आप बेहतर तरीके से शांत कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि टैरिफ तो बस एक तरह की प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है? क्योंकि पिछली दफा भी जब टैरिफ की बात हुई थी और अपने अलाइज तक को उन्होंने इस टैरिफ के मामले में रियायत देने से इनकार किया था, एक प्रेशर वहां पर बिल्डअप किया था। लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे वो धमकी पे उतर आए हैं। मतलब पिछली बार तो नेगोशिएशन और बाकी चीजों के कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हुए थे। नहीं, वहां पे बात सिर्फ व्यापार की बात थी। क्योंकि उसमें सिर्फ, क्योंकि जैसे आपने कहा उनके जो अलाइज थे, सबसे पहले समझौता यूके ने किया था, बाद में ईयू ने किया था। तो ये उनके अपने अलाइज थे, तो फिर भी उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ का, क्योंकि जो भी जब किसी भी देश के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो टैरिफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी और टैरिफ की बात की है, तो उन्होंने क्या ऑलरेडी हमने तो। और दूसरी बात एक और भी है, टैरिफ उन्होंने पूरे यूरोपीय संघ के ऊपर नहीं कहे हैं, वो 6-7 देशों के ऊपर उन्होंने कहा है, जिसमें यूके भी इन्वॉल्व है, नॉर्वे भी इन्वॉल्व है, और 5-6 देश जो है वो यूरोपीय संघ के हैं। अब यूरोपीय संघ क्योंकि वो तो कस्टम्स यूनियन है, आप 27 देशों में से 5-6 देशों के ऊपर आप कोई टैरिफ अलग से नहीं लगा सकते हैं। या तो पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के ऊपर टैरिफ लगेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रांस के ऊपर लगाते हैं, फ्रांस का तो बिल्कुल फ्री ट्रेड एरिया है दूसरे देशों के साथ, तो बगल वाले किसी देश से भी आपको सामान भेज सकते हैं। तो वो खैर अलग से तकनीकी बातें कैसे ये लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो जो है यूरोपीय संघ के जितने जो वहाँ के देशों के जो नेता हैं, और उसके बाद जो यूरोपीय संघ की अपनी, उनकी अभी मीटिंग, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग यूरोपियन काउंसिल की बुलाई है, यूरोपियन कमीशन की बुलाई है। तो मामले को बहुत गंभीरता से वो ले रहे हैं, और उनको लगता है कि टैरिफ और वो सब चीजें तो चलो किसी तरीके से थोड़ी आर्थिक मामला है, उसके बारे में सुलझा सकते हैं। ये तो बिल्कुल जो यूरोपीय संघ के एक सदस्य की एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर आप उसी के ऊपर आप जो है एक दबाव बना रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। क्योंकि ऐसे अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश की जमीन को कहेगा ये हम आपकी जमीन से आपको खरीदना चाहते हैं, हम आपको लेना चाहते हैं, तो अगर तो वो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहें तो अलग चीज है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी देश से आप उसकी जमीन नहीं ले सकते हैं। तो ये, और अगर वो भले ही उनके संबंध हैं, अलायंस पार्टनर है वो यूएस के, लेकिन अगर उनकी जो स्वायत्तता के ऊपर, जो उनकी जो सॉवरेनिटी के ऊपर ही अगर वो इस तरीके से दबाव बनाते हैं और इस तरीके से वहां पे सवालिया चिन्ह होता है, तो पूरे यूरोप की जो अपनी पहले ही इसके ऊपर काफी चिंताएं हैं। और अभी तक यूरोप को लगता था कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की है, और उनको रूस से सबसे प्रोफेसर बड़ी सचदेवा, स्ट्रेटेजी। आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरह की का जो प्रेशर बना रहे हैं, इस तरह की जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इस पे जो अभी तक प्रतिक्रिया या जो रिएक्शंस हैं उनके अलाइज के और यूरोपियन देशों के, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो थोड़ा सैद्धांतिक ज़्यादा लग रहे हैं? मतलब वो उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है या उस तरह का एक तरह का प्रतिरोध नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि यही धमकी अगर रूस या चाइना को ट्रंप ने दिया होता तब तब तो इस परिस्थिति अलग होती। नहीं, वो रूस और चीन को कभी इस तरह की धमकी देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो कभी ना तो इस तरह की धमकी से आने वाले हैं, ना उसके प्रभाव में, ना ही उनके ऊपर फिर उनके साथ तो सीधी आपको एक फौजी जंग उनके साथ लड़नी पड़ेगी किसी देश का, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमी काफी हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी तो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे वो दबाव बना के ही किसी तरीके से उनको मनवा लेंगे और किस तरीके से मान जाएंगे वहां पे जो उनका जो अपना हिस्सा देने के लिए। लेकिन यूरोप के देश जो है शुरू में, इसलिए आप जो जैसे कह रहे हैं कि उतनी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उनसे नहीं आ रही है, क्योंकि वो मामला संगीन है, संजीदा मामला है।
वो नहीं चाहते हैं कि पूरे, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है उस, और तुरंत वो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो हम यूक्रेन के बारे में कोई वहां पे हम अपना जो है किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे, तो वो एक उनके लिए वो भी दूसरी चुनौती है। तो काफी गंभीर स्थिति में यूरोप फंसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखेंगे इस हफ्ते जो काफी मीटिंग्स होने वाली है, अभी यूरोपियन पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही है स्ट्रासबर्ग के ऊपर, उसके ऊपर जो यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, यूरोपियन कमीशन की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते में। तो धीरे धीरे वहां से सख्त बयान आएंगे, और क्योंकि वो उनके अलायंस पार्टनर है तो बातचीत के द्वारा भी वो काफी हल करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अब 27 देश यूरोपीय संघ के हैं, उसके बाद यूके है और बाकी देश हैं, तो इतने देशों में एक तरीके के एक मत बनाने में भी टाइम लगता है। और यूरोप का, यूरोपीय संघ का जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, उसमें हमेशा थोड़ा वक्त लगता है किसी चीज को करने के लिए। और ये तो सबसे बड़े सवालिया चिन्ह है, क्योंकि उनके लिए अगर अमेरिका के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों को अगर किसी तरीके से उनको तोड़ना है, क्योंकि ये संबंध तोड़ने की तरफ जा रहे हैं अगर इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर से थोड़ा वक्त लगेगा। उनको एक डिसीजन लेना है पूरे देशों के अंदर, और कुछ देश उसके अंदर उनके मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला बिल्कुल उनकी सॉवरेनिटी का है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है, चिंताजनक है। और और मुझे लगता है इसमें इसके इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस तरह की स्थितियां आगे बनती हैं, समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं, ये भी देखना होगा। बहुत ही शानदार विश्लेषण प्रोफेसर सचदेवा, हमेशा अच्छा लगता है आपसे इस तरह की चर्चा में आपके साथ शामिल होना। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में बेहतरीन विश्लेषण के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और अहम खबरों की ओर भी बढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।